नमस्ते एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन 2025 में जो ट्रेडमार्क एजेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पेपर दैट इज़ पेपर 1। कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, जैसे कि ये पेपर होता है 2 घंटे के लिए और जो मार्क्स है 100। दिस पेपर कैरी 100 मार्क्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम विल बी 2 आवर्स। द इंस्ट्रक्शंस आर, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर गलत भी करते हैं तो नेगेटिव में मार्क नहीं आएंगे। ये सबसे अच्छा बात है एग्ज़ाम के बारे में। एंड देयर आर मेनी मोर इंस्ट्रक्शन, काइंडली गो थ्रू इट। जैसे कुछ भी अगर है तो ट्रेडमार्क एक्ट और रूल्स के बारे में ही पूछा जाएगा। जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट के बारे में ही पूछा जाएगा आपको, उसके सिवाय दूसरी चीज़ के बारे में पूछा नहीं जाएगा। अगर एक्ट और रूल्स का कोई रेफरेंस है, इस रिगार्ड्स में इसको कहा गया है। और ये एग्ज़ाम बहुत ही स्ट्रिक्टली कंडक्ट किया जाता है, तो इसमें काइंडली कोई भी तरह का चीटिंग या कुछ भी गलत मीन्स से इसको पास करने का कोशिश मत कीजिएगा। पास भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो पढ़ेगा वही पास करेगा। इसके लिए आपको चाहिए ट्रेडमार्क एक्ट और जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। तो 2 बेयर एक्ट का ज़रूरत है। You can buy it from Amazon, Flipkart or nearby. If you have some law colleges, then you will get this direct. Directly आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। So the study material जो मेन है इसका वो है ट्रेडमार्क एक्ट एंड द जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। बाकी सब इंस्ट्रक्शन से पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सो द पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है, ए लीगल ऑर्डर दैट अलाउज अ पर्सन और एंटिटी टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट एन अननोन पार्टी और पार्टीज इज नोन एज, उसको जॉन डोई ऑर्डर कहते हैं। तो आंसर विल बी सी। पर इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 2026, 27 और 28 में ये क्वेश्चंस रिपीट हो, जिसमें है एंटोन पिलर ऑर्डर। व्हाट इज़ एंटोन पिलर ऑर्डर? पिलर से याद रखिएगा, पिलर जो होता है वो कोई भी पिलर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पिलर, आप उस पर चढ़ के देख सकते हैं। तो एक तरह का ये क्या है, सर्च ऑर्डर है। एंटोन पिलर ऑर्डर ये सर्च ऑर्डर है, कोर्ट इशू करती है ताकि वहाँ पे सर्च हो सके और सीज़ किया जा सकते हैं अगर कुछ वैसे मटेरियल मिला, सस्पेक्टेड आईपी इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो। उसी तरह मारिवा इंजंक्शन है, ये क्या है कि फ्रीज़ कर देती है डिफेंडेंट के जो भी एसेट्स हैं, वहाँ पे जाके फ्रीज़ कर दिया जाता है। वहाँ पे आप हटा नहीं सकते, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। और प्ली बार्गेनिंग एक तरह का होता है जहाँ पे बार्गेन करते हैं, मतलब जो आप मार्केट में बार्गेन करते हैं उससे हटके है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है प्ली बार्गेनिंग। जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने गलती किया है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सज़ा होगा या जो भी फाइन है उसको कम किया जाता है, तो इसको कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, नो मैन कैन हैव एनी राइट टू रिप्रेजेंट हिज गुड्स एज द गुड्स ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे का सामान आप अपने हिसाब से नहीं बेच सकते, मतलब दूसरे का पैकेजिंग कॉपी करके, उसका प्रोडक्ट कॉपी करके आप नहीं बेच सकते। और ये जो चीज़ है वो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल को कहते हैं पासिंग ऑफ। तो पासिंग ऑफ क्या है? पासिंग ऑफ एक लीगल रेमेडी है। वो किसको मिलता है? जिसका रजिस्टर्ड है उसको भी मिलेगा, जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसको भी ये प्रिंसिपल से अधिकार मिलता है, ताकि दूसरे बिजनेसमैन जो उनका आईपी इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं उनको रोका जा सकता है। बाकी सब डायल्यूशन ऑफ ट्रेडमार्क होगा नहीं यहाँ पे, कॉमन मैन प्रिंसिपल सही है। नेग्लिजेंस आपको पता है, जैसे कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट होता है जो एक लापरवाही कहते हैं उसको, तो उसमें लापरवाही का कोई यहाँ पे सीन है नहीं। सो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नो वन कैन क्लेम एन एक्सक्लूसिव राइट और मोनोपोली ओवर एन एंटायर क्लास ऑफ गुड्स। एक क्लास में बहुत सारे गुड्स होते हैं, जैसे आपको पता है। तो अलग अलग गुड्स के लिए, जैसे आप सिर्फ चाय पत्ती के लिए आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, ठीक है, पर उसके साथ उसी क्लास में और भी सामान आते हैं, तो उस सामान को
और उस गुड्स के ऊपर आपका कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलेगा। तो यही कहा गया था नंदिनी डीलक्स वर्सेस कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नंदिनी ट्रेडमार्क था, एक होटल का था, एक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन का था, जो स्टेट गवर्नमेंट का था। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले बोले थे कि हम प्रायर यूज़र हैं, नंदिनी हमारा मार्क है, इसलिए नंदिनी डीलक्स, जो नंदिनी डीलक्स है वो नंदिनी वर्ड यूज़ नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, ये बात सही है, आपको एक्सक्लूसिव राइट भी है क्योंकि आपका पास ट्रेडमार्क भी है। पर वो जो व्यक्ति जो अलग गुड्स है उनका एक्चुअली नंदिनी डीलक्स का मिठाई था, तो वो मिठाई बेचते थे, तो ये गुड्स अलग अलग हुआ, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि नहीं, नंदिनी यूज़ कर सकता है नंदिनी डीलक्स फॉर देयर गुड्स फॉर स्वीट्स। तो यही केस है, आप लोग इसको गूगल सर्च या याहू सर्च पे पढ़ सकते हैं इस केस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है BPI स्पोर्ट्स LLC वर्सेस सौरभ गुलाटी एंड अनदर्स इज ए लीडिंग केस डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन। ये किस चीज़ के ऊपर केस है? BPI स्पोर्ट्स, ये बैड फेथ एडॉप्शन, मतलब एडॉप्ट किए हो आप पर बैड फेथ में, मतलब उसके जो एक पॉपुलर ब्रांड है उसको आपने कॉपी किया है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ कॉपी किया है, तो इसी को बोलते हैं बैड फेथ एडॉप्शन। तो ये जो सारा स्पोर्ट्स वेयर के ऊपर था, ये आप ये केस में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम टू डिस्कस। तो BPI स्पोर्ट्स जो था वो बैड फेथ एडॉप्शन के ऊपर ये सारा केस था। उसी तरह जो नेक्स्ट केस है, यहाँ पे लीगल केसेस इस पर ज़्यादा आए हुए हैं। सत्यम इन्फोवे लिमिटेड वर्सेस सीफीनेट सॉल्यूशन। ये कोई ट्रेडमार्क के लिए अगर आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो फिर भी ये आप जान सकते हो। कैसे? क्योंकि ये कॉमन चीज़ हो गया था और पुराना केस है ये, और ये सारा जो केस है वो केस किसके ऊपर है? डोमेन नेम के ऊपर है। इसमें एक इंटरनेशनल कंपनी थी और एक इंडियन कंपनी थी, तो इंडियन कंपनी ने वो डोमेन को मिसयूज़ किया था, तो इसी के ऊपर है। तो ये सिर्फ पूछें कि किस चीज़ के ऊपर है ये डोमेन नेम डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चन था और इश्यूज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इन इंडिया। जो ट्रेडमार्क का ऑफिस है वो क्या काम करता है? वो एक तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मेंटेन करता है, और रजिस्टर होने के बाद मेंटेन करता है क्या? रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये इनका प्राइमरी काम है। ये काम नहीं है टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क। आप ट्रेडमार्क मिल गया आपको, आप कैसे रेगुलेट करोगे, कैसे चलाओगे, उसके ऊपर कुछ नहीं है, आपको मार्केट में छोड़ दिया जाएगा, आप करो जो करना है इसको। टू एनफोर्स ट्रेडमार्क लॉ एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट इन इंडियन मार्केट। डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कराती है ट्रेडमार्क ऑफिस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है इधर थ्रू कोर्ट और थ्रू आर्बिट्रेशन, और एनफोर्स भी नहीं कराती है ट्रेडमार्क। आपका अगर इन्फ्रिंज हुआ है तो आप जाओगे कोर्ट जाओगे, तो इसमें ट्रेडमार्क ऑफिस का कोई काम नहीं होता है। ट्रेडमार्क ऑफिस का एक ही काम है, टू रजिस्टर एंड मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड ए ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे हो, मतलब पढ़ भी नहीं रहे हो, फिर भी आपको पता चलेगा। मेडिसिन के लिए क्या एंटीबायोटिक मिलेगा? नहीं। क्यों? ये जेनेरिक नेम है। एंटीबायोटिक्स एक आदमी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये जेनेरिक नेम है, तो इसलिए नहीं मिलेगा। PVC फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट, PVC प्लास्टिक के लिए ही होता है, तो PVC नहीं मिल सकेगा। उसी तरह मैंगो फॉर टॉयज़, टॉयज़ के साथ कोई भी रेफरेंस नहीं है मैंगो का, कोई भी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स नहीं है, तो मैंगो के लिए टॉयज़, अगर आपका टॉयज़ बेच रहे हो उस टॉयज़ का ब्रांड नेम मैंगो रखोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिमिलर है यार्न्स और थ्रेड पकड़ लो यहाँ पे फॉर क्लॉथिंग, तो क्लॉथिंग के लिए अगर ये चीज़ नहीं मिलेगा क्योंकि सूता धागे से ही कपड़े बनाए जाते हैं, तो डायरेक्ट रेफरेंस है यहाँ पे। तो ABND जो है वो क्या नहीं मिलेगा, और मिलेगा क्या? C। तो आंसर विल बी A। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है? टू डिक्लेयर एनी कंट्री एज एन कन्वेंशन कंट्री। जी हाँ, ये गवर्नमेंट का पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी कंट्री को कन्वेंशन कंट्री हिसाब से डिक्लेयर करना। टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, रूल्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। टू मीडिएट वेन एवर ए ट्रेडमार्क डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन इंडियन नेशनल्स एंड ए फॉरेन नेशनल्स,
तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है, ये पावर किसका है, कोर्ट का। कोर्ट करती है पावर इसको सॉल्व, या थ्रू आर्बिट्रेशन होता है। टू अपॉइंट द रजिस्टर्ड एंड अदर ऑफिसर सच एज डेजिग्नेशन एज ए डीम फिट टू कैरी आउट फंक्शंस ऑफ द रजिस्टर एंड द ऑफिस किसके अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो काम करेंगे वो किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। उनको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी सही है। सही क्या नहीं है, सी नहीं है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट जस्टिफाइड रीजन फॉर एक्सरसाइज ऑफ सुमोटो पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स। सुमोटो मीन्स पावर, खुद से ही ले लिया, कॉग्निजेंस, कोई एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें खुद से ही ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, इसका आंसर है इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्योरिटी ऑफ द रजिस्टर। जो रजिस्टर मेंटेन करती है ट्रेडमार्क, जिनका प्राइमरी काम है टू मेंटेन द रजिस्टर, उसमें अगर कोई एरर हो गया तो उसको सुधराने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसको प्योरिटी मेंटेन करने के लिए सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकती है और रेक्टिफाई कर सकती है। कोई एरर में रजिस्टर्ड हो गया मार्क, जैसे एंटीबायोटिक दे दिया किसी को, ठीक है, जेनरिक नेम किसी को दे दिया, एंटीबायोटिक वर्ड मार्क किसी को दे दिया गलती से, तो उसको क्या करेंगे वो लोग, रेक्टिफाई करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ऑफ द रजिस्टर टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर्स। ये डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि ये तो मार्क है, इशू होता है, तो ये सब काम नहीं है। ऑल दी अबव नहीं, इसका आंसर हुआ ए। Question number 10. As per provision of the Trademark Act 1999, the exclusive right obtained by registration cannot operate against the rights of prior user of the identical or nearly resembling trademark for particular goods or service. The condition necessary for this protection, एक तरह का एक प्रोटेक्शन है। अगर आपको सपोज कीजिए कि एक रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है बार्ड का, वैसे ही सिमिलर एक बार्ड है जो ऑलरेडी मार्केट में है और आपसे प्रायर यूज़र है, तो उसको क्या करेगी, तो आपको जो मिला है आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे मिल गया अब इसका मैं बंद करा दूंगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कॉन्टिन्यूस यूज़ होना चाहिए वो मार्क का। आप कराओ, आप कुछ कंडीशंस ले डाउन है, ये तीनों कंडीशन ए बी एंड सी, वो कंडीशन है। द मार्क मस्ट हैव बीन यूज फ्रॉम ए डेट प्रायर टू द यूज़ ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया 2000 में, ठीक है, और सिमिलर ट्रेडमार्क है 1995 से, तो ये प्रायर हो गया, और इट्स डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। द प्रायर यूज़र क्लेम मस्ट बी बाय द प्रोप्राइटर। जो यूज़ कर रहा है वो अभी भी जिंदा है और वो आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसका लीगल ईयर्स, वो मर चुका है तो उसके लीगल ईयर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं उसका ट्रेडमार्क। द यूज़र क्लेम मस्ट बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि 1995 में वो लोग यूज़ कर रहे थे, फिर बीच में 3 साल यूज़ नहीं किए, फिर उसके बाद यूज़ करने लगे, वैसा होगा तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और जो बाद में जिन्होंने किया है वो उनको बंद करा सकते कि अब मैंने ले लिया, आप नहीं कर सकते इसको यूज़। ये तभी होगा जब कंटिन्यूस प्रूफ नहीं कर पाओगे आप। अगर ये तीनों कंडीशन प्रूफ कर पाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आप उनको रोकोगे नहीं, तो यही चीज़ है यहाँ पे। सो आंसर विल बी सी, ए बी एंड सी, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये सारा सेक्शन का है, सेक्शन का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे 9(11) आपको पता होना चाहिए। एक है ग्राउंड फॉर द रिफ्यूजल ऑफ द ट्रेडमार्क, एक एब्सोल्यूट ग्राउंड है, एक रिलेटिव है। एब्सोल्यूट 9 में है, रिलेटिव 11 में है, तो ऐसे पता चल जाएगा। 21 में क्या है, नोटिस ऑफ अपोजिशन 2021, वो देखोगे तो 71 में क्या है, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क। और 19 में क्या है, 19 में जो है वो है प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा आपको, विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस होता है 19 में। तो नॉट करेक्ट क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है विच आर द करेक्ट मैचेस अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये फॉर्म है TMAORM और इधर दिया है चूज द करेक्ट आंसर गिवन
बिलो। करेक्ट मैचेस कौन सा है? ए का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव मार्क या कोई भी मार्क, ये सही है। TMO नोटिस ऑफ अपोजिशन होता है, ओ से अपोजिशन। आर से रेक्टिफिकेशन है, आर से रिन्यूअल एंड रेस्टोरेशन होता है। रिन्यूअल और रेस्टोरेशन TMR चाहिए। मिसलिनियस TMM मिसलिनियस के लिए होता है। मिसलिनियस में आता है क्या? एप्लीकेशन फॉर वेल नोन ट्रेडमार्क के लिए भी ये यूज़ किया जाता है फॉर्म TMM। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैचेस क्या है? A, B and D, A, B and D, C। तो आंसर होगा C। 13 में क्या है? Which of the following statement is correct regarding the filing of notice of opposition under the Trademark Act 1999? नोटिस ऑफ अपोजिशन का कुछ प्रोसीजर है जो कि 2021-22 इसमें आपको मिल जाएगा सेक्शन। तो आइए देखते हैं। ए नोटिस ऑफ अपोजिशन कैन बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस ऑफ द ट्रेडमार्क इन द ट्रेडमार्क जनरल। कैन बी फाइल विद इन 6 मंथ, ये क्या सही है? 6 मंथ टाइम मिलता है या 4 मंथ मिलता है? तो ये सही नहीं है। ए नोटिस ऑफ अपोजिशन मस्ट बी फाइल विद इन 4 मंथ्स, ये टाइम पीरियड सही है। मतलब आज पब्लिश हुआ, देखिए कैसा होता है, आपने फाइल किया, फाइल करने के बाद कुछ अगर ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन रेज होगा। ऑब्जेक्शन अगर रेज नहीं होगा तो ये एडवर्टाइज होगा, जर्नल में पब्लिश होगा। जिस दिन पब्लिश हो गया मतलब पब्लिक डोमेन में चला गया, उसके बाद 4 महीने का टाइम होता है क्या फाइल करने के लिए? अपोजिशन, कोई अगर अपोज करना चाहता है तो ये दिया हुआ है और ये जो है वो सही है बी। सी क्या है? द नोटिस ऑफ अपोजिशन इज फाइल बिफोर द हाई कोर्ट और द एप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन। जी नहीं, नोटिस ऑफ अपोजिशन आप कहाँ फाइल कर सकते हो? ट्रेडमार्क ऑफिस में। इसका फॉर्म है नोटिस ऑफ अपोजिशन TMO फाइल करके आप अपोज कर सकते हो। ए नोटिस ऑफ अपोजिशन कैन ओनली बी फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क। तो ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं कि सिर्फ वही कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है इसको। तो ये प्री कंडीशन है नहीं टू फाइल एन नोटिस ऑफ अपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग ट्रेडमार्क और पेटेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, तो इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है विद सॉल्यूशंस, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना है। और भी कुछ मटेरियल्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस में आपको हेल्प करेंगे, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट IP निश IP बातें। Next question, what is an essential requirement to appoint an advocate to act as an agent in proceeding before the registrar of trademark as per law? तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई आप एडवोकेट को एजेंट के हिसाब से अपॉइंट करना चाहते हैं तो क्या चाहिए? ए रिटेन ऑथराइजेशन बाय ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर टू द एजेंट, ए रिटेन ऑथराइजेशन बाय ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर टू एक्ट एज एजेंट with payment of applicable stamp duty। तो इसमें जो आंसर है, आंसर विल बी बी, क्योंकि एक POA कहते हैं उसको, पावर ऑफ अथॉरिटी, उसको आपको बनाना पड़ेगा। और वो पावर ऑफ अथॉरिटी कब वैलिड होगा? जबकि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर उसमें लगा होगा। तो ये चीज़ें हैं, और आप उनको ऑथोराइज़ करोगे, किनको? एडवोकेट को, टू एक्ट ऑन योर बिहाफ। तो जनरली POA कहते हैं इसको, तो इसमें यही है। वर्बल कम्युनिकेशन का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। ए साइन कॉन्सेंट लेटर सेंड बाय द ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर टू द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, इसका कोई ज़रूरत नहीं है साइन लेटर का। साइन लेटर देने से वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी है नहीं। ए कॉन्सेंट लेटर विद प्रेस्क्राइब फी पेड डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ द, प्रेस्क्राइब फी दे के आप भेज नहीं सकते, तो यहाँ पे बी ऑनली होगा, दूसरे ऑप्शंस नहीं होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ट्रेडमार्क एजेंट। कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ट्रेडमार्क एजेंट का? ए में है एंश्योरिंग दैट द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन मीट्स लीगल रिक्वायरमेंट, ये है रेस्पॉन्सिबिलिटी।
क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द अपोजिशन प्रोसीडिंग, जी हाँ, यहाँ पे एजेंट ही रहते हैं। गारंटीड डिसीजन ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इन द फेवर ऑफिस, कोई भी लॉयर या कोई भी ट्रेडमार्क एजेंट ऐसे गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको ये रजिस्टर्ड होगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है प्रोफेशनली। फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड रेस्पॉन्डिंग टू द ऑफिस एक्शंस, जी हाँ, कुछ अगर डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो थ्रू एजेंट आप फाइल करेंगे, और रेस्पॉन्डिंग मतलब अगर रेस्पॉन्स कुछ लिखना है तो आपके एजेंट ही आपके बिहाफ में करेंगे। तो यहाँ पे जो नहीं है वो गारंटी नहीं है, वो अनप्रोफेशनलिज्म है, इसको आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपके फेवर में ही होगा। 16 में है, कैन ए ट्रेडमार्क एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीपल ट्रेडमार्क ऑनर्स एट द सेम टाइम, बहुत सारे प्रोप्राइटर हैं, उनके बिहाफ में क्या एक ही एजेंट काम कर सकता है। पहला है नो, दे मस्ट रिप्रेजेंट ओनली वन ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर, ऐसा कोई नहीं है। आप कर सकते हैं, जो एजेंट होते हैं काफ़ी सारे ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं। येस विथ कंसेंट ऑफ अदर क्लाइंट, अदर क्लाइंट को क्या पता कि आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, तो कितने भी ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर हैं जिनके बिहाफ पे आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें कंसेंट की कोई ज़रूरत है नहीं। थर्ड है येस एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप जितना चाहे उतना लग सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और फोर्थ में नो, इट इज़ इलीगल फॉर ए ट्रेडमार्क एजेंट टू रिप्रेजेंट मल्टीपल क्लाइंट्स, ये गलत है बिल्कुल। मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं आपका, जो एक ही है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है, सपोज़ कीजिए कि आप किसी के बिहाफ में आपने एप्लीकेशन फ़ाइल किया, ठीक है। फाइलिंग के बाद क्या हुआ कि आपके पास दूसरा एक क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि ऐसा एक एप्लीकेशन पब्लिश हुआ है, इसको हम अपोज करेंगे। तो आप जब देखें तो आपने ही फाइल किया हुआ है, और आपने ही क्या किया कि उस क्लाइंट को बोल दिया कि ठीक है मैं अपोज करूँगा। आप उनसे भी फ़ी लेके, और क्लाइंट के तरफ से भी आप है, अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी आप ही हो गए। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्यों? आप किसी को भी इंटरेस्ट में काम नहीं करोगे फिर वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इधर आप रिप्रेजेंट करोगे ओपोनेंट को, इधर एप्लीकेंट को, दोनों को आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 सेज कैन ए ट्रेडमार्क एजेंट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ए ट्रेडमार्क दैट द प्रोप्राइटर हैज़ नॉट अप्रूव्ड, अगर प्रोप्राइटर अप्रूव्ड ही नहीं करता है तो कैसे आप काम करोगे। येस इफ़ द एजेंट बिलीव इट विल बी सक्सेसफुल, जी नहीं, ये गलत है। नो, द एजेंट कैन ओनली एक्ट अपॉन द प्रोप्राइटर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल सही है। येस इफ़ द एजेंट हैज़ हिज ओन कंपेलिंग रीजन, ऐसा कुछ नहीं होगा। एजेंट ओनली काम करेगा ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। नो, अनलेस द एजेंट हैज़ रिटन ऑथराइजेशन फ्रॉम द ट्रेडमार्क ऑफिस, ट्रेडमार्क ऑफिस इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, कैन ए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बी फाइल इन इंडिया इफ द ट्रेडमार्क इज़ नॉट येट इन यूज़, हो सकता है कि नहीं। आप सोचो, ट्रेडमार्क का यूज़ नहीं है, आपने सोचा और आप चाहते हो कि मैं फ़ाइल कर दूँ, तो आप फाइल कर सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स आप फाइल कर सकते हो। नो, द ट्रेडमार्क मस्ट बी इन यूज़, कोई ज़रूरत नहीं। येस एज लॉन्ग एज द एप्लीकेंट इंटेंड्स टू यूज़ इट इन फ्यूचर, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सी, येस ओनली इन केसेस वेयर द एप्लीकेंट इज ए फॉरेन कंपनी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी नेशनल, इंडियन नेशनल, फॉरेन कंपनी कोई भी कर सकता है। नो, ट्रेडमार्क्स आर ओनली रजिस्टर्ड व्हेन दे आर ऑलरेडी इन इंडियन मार्केट और अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो है, आंसर इज बी होगा। मतलब येस एज लॉन्ग एज द एप्लीकेंट इंटेंड टू यूज़ इट इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क के ऊपर ये क्वेश्चन है और पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रू है। ए कलेक्टिव मार्क कैन बी ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और ए कंपनी और एन एसोसिएशन और ए ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, ये क्या सही है? कलेक्टिव मार्क कैन बी ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल, बताइए। सेकेंड है, ए कलेक्टिव मार्क कैन बी ओनली बी ओन्ड बाय ए गवर्नमेंट बॉडी, ऐसा कोई है क्या कि कलेक्टिव मार्क सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी के लिए ही होना चाहिए। द कलेक्टिव मार्क कैन बी ओन्ड बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट बीइंग ए पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये सही है, क्योंकि कलेक्टिव मार्क जो होता है ना, जैसे एक एरिया में कुछ प्रोडक्ट है, उसके लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वैसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे को
वैसे लोग ही कलेक्टिव मार्क के लिए अप्लाई करते हैं। ऑनरशिप ऑफ ए कलेक्टिव मार्क कैन बी असाइन टू इंडिविजुअल पर्सन ओनली आफ्टर इट्स इनिशियल रजिस्ट्रेशन इन फेवर ऑफ एसोसिएशन और पर्सन। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कलेक्टिव मार्क ग्रुप ऑफ पीपल के लिए दिया जाता है, कोई एसोसिएशन के लिए दिया जाता है, ताकि वो सारे लोग को रिप्रेजेंट कर पाए। एक इंसान के ऊपर कलेक्टिव मार्क नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग अ मैड्रिड एप्लीकेशन IAOI अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999? क्या होना चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरनेशनल फाइलिंग करोगे आप तो मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू। द ट्रेडमार्क मस्ट बी यूज इंटरनेशनली। द एप्लीकेंट मस्ट बी नेशनल डोमिसाइल और हैव ए बिजनेस और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो ये सही है, जो भी एप्लीकेंट है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए या यहीं का रहने वाला होना चाहिए और बिज़नेस होना चाहिए, या अगर वो यहाँ के नहीं है फॉरेन तो बिज़नेस है, यहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, तब आप फाइल कर सकते हो मैड्रिड के थ्रू। द ट्रेडमार्क मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड इन एटलीस्ट 2 कंट्रीज़। कोई ज़रूरत है नहीं। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए फॉरेन एंटिटी। ये भी ज़रूरत है नहीं फॉरेन एंटिटी होने का, नेशनल लोग भी फाइल कर सकते हैं। रीज़न यह है कि आप यहीं पे हो, आपने ट्रेडमार्क फाइल किया है। जनरली जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं वहीं पे लोग एक्चुअली रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इनकेस रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन क्या होगा। तो जो भी मार्क यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं इंडियन लोगों के, वो लोग इन द मीन टाइम उनका बिज़नेस भी ग्रो होता है, तो इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं कि किस कंट्री में उनको बिज़नेस करता है। इनकेस USA में करना है तो US में करेंगे, अमेरिका में करेंगे, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में तो कुछ में करेंगे। जो बड़े बड़े कंपनियाँ होती है वो बहुत सारे एक साथ कंट्रीज़ में फाइल करते हैं क्योंकि बिज़नेस उनका बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आर प्रोहिबिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एट ए ट्रेडमार्क इन इंडिया? बहुत सारे मार्क है जिसमें प्रोहिबिशंस है। तो बालाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब नाम आप रजिस्टर नहीं कर सकते। आप कोई, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोहिबिटेड है। आप कोई भी अगर एक का फैक्ट्री है तो वो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का अप्लाई कर सकता है और उसको दे सकता है? नहीं। ये क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये सब नाम जो है ना वो बहुत प्योर है, और इंडिया के ऐसे बहुत सारे नाम हैं जहाँ पे उस प्योरिटी को, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ट्रेडमार्क अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे बालाजी में कोई भी नॉन वेजिटेरियन होटल है तो वो क्या बालाजी का नाम यूज़ कर सकता है? नहीं। तो इसीलिए प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे जो प्रोहिबिटेड नहीं है वो है नेहरू नाम में ऐसा कोई सरनेम में प्रोहिबिशन है नहीं। तो आंसर इज़ बी। ये क्वेश्चन इजी भी है बहुत और आपको टफ भी लगेगा। इजी इसलिए लगेगा क्योंकि हर क्लास का आपको थोड़ा सा आइडिया होना पड़ेगा। डे बाय डे ये क्वेश्चन टफ करते जा रहे हैं, तो जो भी नाइस क्लासिफिकेशन है वो आप देख लीजिए। थोड़ा बहुत मतलब आपको अगर याद रहेगा तो सही है मतलब। तो क्लास 30 जैसे राइस के लिए है। 5 में क्या है? फूड्स फॉर बेबीज़। और 5 में ये भी है आपका, क्लास 5 में जितने भी मेडिसिन्स आते हैं वो क्लास मेडिकल यूज़ के लिए वो क्लास 5 में ही आते हैं। 20 में फर्नीचर है, 25 में क्लॉथिंग है, और 44 में मेडिकल सर्विसेज है। और इसमें जैसे आपको पता भी नहीं कि चलिए कि 44 में मेडिकल सर्विसेज है, तभी आप निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि फर्स्ट 1 to 35 आपका गुड्स है और 35 से लेके 45 क्या है? सर्विसेज है। तो यहाँ पे एक ही सर्विस है, तो ए का 3 होगा। ये तो आपको पता चल जाएगा अगर मिनिमम आपको पता है तो ये चीज़ है। जैसे ए में 3 है तो ए में 3 कितने जगह है? एक जगह ही है, सी। अगर इतना भी आपको पता है, जैसे ये सब पता नहीं, सिर्फ आपको ये पता है कि क्लास जो 44 है ना वो गुड्स नहीं है, वो सर्विस है। 36 से क्या है? सर्विस है। तो क्लास यहाँ पे देखिए कहाँ है? सर्विस। आप ये निकाल लीजिए। तो अब ए का क्या है? 3। इसमें देखिए ए में 3 कहाँ है? सी है, एक जगह ही है, आपको कन्फ्यूजन ही नहीं। आप इतना भी जानते हैं तो ये राइट हो जाएगा। देखिए इसमें कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो पढ़ना तो ज़रूरी है, थोड़ा बहुत आइडिया तो चाहिए आपको हर क्लास के बारे में, कौन सा क्लास क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेल नोन ट्रेडमार्क्स अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999? कौन सा करेक्ट है? ए में क्या है? ए वेल नोन ट्रेडमार्क इज प्रोटेक्टेड इन इंडिया ओनली इफ इट इज़ रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क विद इन द इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। वेल नोन ट्रेडमार्क को अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी वेल नोन ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन मिलता है इंडिया में, तो ये सही नहीं है। A well-known mark is given protection even if it not registered in India as long as it is a well-known to the relevant section of the public. तो ये सही है बिल्कुल। well-known marks
आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन लॉज अनलेस दे आर यूज एक्सक्लूसिवली इन इंडिया। ये ज़रूरी नहीं है। वेल नोन मार्क्स कैन ओनली बी प्रोटेक्ट इफ़ दे हैव बीन यूज फॉर मोर देन 5। ऐसा कोई टाइम लिमिट का बारे में नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो है, आंसर इज बी। वेल नोन ट्रेडमार्क है इंटरनेशनली, यहाँ पे कुछ लोग जानते हैं, मतलब रिलेवेंट सेक्शन जानते हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तभी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन इफेक्ट amended the Trademark Act 1999 and made the High Court as the first appeal court substituting the Intellectual Property Appellate Board। तो पहले IPAB, ये क्या, जैसे आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से अपील है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड था, उसको हटा दिया गया। तो हाल ही में हटाया गया है 2021 में द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। तो इसमें क्या होगा कि अब अगर कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री या पेटेंट ऑफिस कोई भी चीज़ रिजेक्ट करता है, आप अपील करना चाहते हैं, तो जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट ही फर्स्ट अपीलेट कोर्ट बनेगा। तो ये द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 में आया, जिसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में है, द इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स INN इज़ डिक्लेयर्ड बाय। ये जो नेम्स है वो कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा, तो इसको किसने डिक्लेयर किया है? WIPO, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को। इसको क्योंकि मेडिसिन का है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है इसको। नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स, ये जनरली मेडिसिन के नाम होते हैं, जैसे जेनेरिक नेम, वो सब आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते एज एन ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है, विच प्रोविजन ऑफ द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट आर्मोरियल बियरिंग्स, फ्लैग्स एंड अदर स्टेट एम्बलेम्स। तो ये सभी प्रोटेक्शन मिला हुआ है पेरिस कन्वेंशन के थ्रू। तो इसमें जो आंसर है वो है आर्टिकल 6 TER। ये BIS मतलब सेकेंड ऑर्डर इन विच आर्टिकल इज एडेड। ये आर्टिकल जो ऐड किया गया है ना 20, तो ये सेकेंड आर्टिकल। ये TER मीन्स थर्ड में यूज़ किया गया है TER, और क्वार्टर होगा तो फोर्थ, तो थर्ड आर्टिकल में इसको यूज़ किया गया है। आंसर इज 6। ये आर्टिकल 6 है पेरिस कन्वेंशन का 6 देखिएगा तो आपको इसके डिटेल्स में पता चलेगा। उसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27, विच प्रोविजन ऑफ द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी रिलेट्स टू द वेल नोन ट्रेडमार्क्स। तो आर्टिकल 6 BIS 20, मतलब सेकेंड क्वार्टर में इसको सेकेंड आर्टिकल में ऐड किया गया था। इसमें कुछ है नहीं, पेरिस कन्वेंशन का जो मेन है कुछ आर्टिकल सबको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पेरिस कन्वेंशन ही पहला वैसा था जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो भी पेरिस कन्वेंशन के, आज भी पेरिस कन्वेंशन है इन इफेक्ट, और अगर मैड्रिड के थ्रू आप ट्रेडमार्क नहीं फाइल करेंगे तो इंडिविजुअली आप उस कंट्री के अटॉर्नी के थ्रू फाइल कर सकते हैं, वो अलाउड होता है थ्रू पेरिस कन्वेंशन। इसलिए पेरिस कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोविजन ऑफ क्लॉज A and C ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 आर नॉट एप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये 9(1)AC जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क में एप्लीकेबल नहीं है। बाकी ये सब साउंड, कलेक्टिव, शेप, लोगो, डिज़ाइन, ये सब जितने भी मार्क हैं उसमें एप्लीकेबल है। 9(1)A और C का ऑब्जेक्शंस भी आता है थ्रू एग्जामिनेशन, इसलिए सर्टिफिकेशन मार्क में ये सब चीज़ें नहीं आती। व्हाट इज़ द फ़ी फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर ट्रेडमार्क इन वन क्लास ऑनलाइन? ऑनलाइन अगर आप करते हो फाइलिंग तो सिंगल क्लास के लिए कितना फ़ी है? देखिए, ये अगर इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है, तो इनके लिए क्या सर्टिफिकेट देना पड़ता है? स्टार्टअप सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए। कोई भी इंडिविजुअल है तो नहीं चाहिए, तो 4500 है। अगर ये चीज़ कंपनी हो जाती है, जैसे कंपनी है, कोई भी कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है विदाउट एनी सर्टिफिकेट,
तो वहाँ पे 9,000 रुपीज़ होगा एंड 9,000 फॉर अदर्स। तो आंसर इज सी। ये मिनिमम क्वेश्चन आपको जानना पड़ेगा ये सब थोड़ा सा फ़ी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है व्हाट इज़ द फ़ी फॉर फाइलिंग ए रिक्वेस्ट फॉर्म TMM फॉर एक्सपीडिएटेड प्रोसीडिंग ऑफ ए ट्रेडमार्क ऑनलाइन बाय इंडिविजुअल स्टार्टअप एंटरप्राइजेस। इनका फ़ी कितना है? तो दो तरह का होता है फाइलिंग। एक होता है नॉर्मल फाइलिंग जिसका फ़ी है 4,500 और एक होता है एक्सपीडिएटेड, आपको फाइल करना है प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रेडमार्क, उसमें फ़ी जो है वो है 20,000। तो ये दिया गया है, फ़ी आपको देखना पड़ेगा, शेड्यूल में आपको मिल जाएंगे ये फ़ी वाली चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में है विच प्रोसीडिंग डज नॉट गेट एक्सपीडिएटेड बाय द एप्लीकेंट्स रिक्वेस्ट ऑन फॉर्म TMM फॉर एक्सपीडिएटेड प्रोसेसिंग ऑफ अ ट्रेडमार्क। तो आप ऐसे स्पेशली रिक्वेस्ट नहीं कर सकते एक ही चीज़ में। पोस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर असाइनमेंट, जैसे किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, वो कंपनी किसी और ने एक्वायर किया, तो वो नया जो कंपनी आ गई है वो चाहती है कि अब मेरा नाम एज ए प्रोप्राइटरशिप रहे, तो इसके लिए TMM फाइल करना पड़ता है। तो ये पोस्ट रजिस्ट्रेशन में ऐसा कोई एक्सपीडिएटेड आपका प्रोविज़न नहीं है कि आप जल्दी कर दीजिए यही चीज़ है क्वेश्चन नंबर 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या है। 32 में है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द रजिस्टर। सपोज रजिस्टर के ऑर्डर से आप नाखुश हैं तो कितना टाइम मिलेगा? अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रजिस्टर, आंसर इज सी 3 months। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू फाइल ए रिव्यू अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रजिस्टर, ये भी 1 month। जैसे अगर कोई भी डिसीजन हुआ रजिस्टर का, सपोज कीजिए कि आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया, जिस दिन से रिफ्यूज़ हुआ विदिन 1 month आपके पास क्या है टाइम टू रिव्यू। विदिन 1 month आपको 30 days 1 month के भीतर आपको रिव्यू का फाइल करना पड़ेगा कि रिकन्सिडर कीजिए। अगर कुछ नया डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ आपको मिलता है तो रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इनके अगेंस्ट में मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट अपील वहीं पे होगा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में कितना टाइम मिलेगा आपको? 3 months। तो आपको ये सर्टिफाइड कॉपी निकालना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? द मैड्रिड प्रोटोकॉल वॉज ब्रॉट इनटू फोर्स इन इंडिया थ्रू विच अमेंडमेंट इन द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो 2010 में आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं। इंडियन ट्रेडमार्क लॉज डज नॉट प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। कौन सा मार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? साउंड मार्क है ब्रिटेनिया का जो है टिंग 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 टिंग, वैसे जो साउंड है वो रजिस्टर्ड था पहले। स्मेल का मार्क जो होता है ये रजिस्टर्ड नहीं होता है, कोई कंट्री शायद देती होगी पर इंडिया में नहीं मिलता है। शेप ऑफ द मार्क मिलता है, डिवाइस और लेवल मिलता ही है, आपको पता है ये सब चीज़ें। 36 द टर्म जोग्राफिकल इंडिकेशन कुड बी यूज फॉर। जो जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब इस जोग्राफिकल एरिया में क्या चीज़ होगा? एग्रीकल्चर गुड्स हो सकता है, नेचुरल गुड्स हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो सकता है। जितने भी साड़ी वगैरह को GI मिलता है डिफरेंट स्टेट में, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग गुड है। नेचुरल गुड्स जो नेचुरली होता है, एग्रीकल्चरल गुड्स जो वहाँ पे पैदा किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ इंक्लूड है इन जोग्राफिकल इंडिकेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग GI टैग। अगर GI टैग मिलता है तो ये क्या हेल्प करेगा? इट हेल्प्स कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी गुड्स ऑफ डिजायर्ड ट्रेड, लीगल प्रोटेक्शन टू द गुड्स, promotes the economic prosperity of the producer of GI tagged goods. Choose which of the following option is given below. तो इसका आंसर तीनों है, तीनों चीज़ मिल जाती है GI टैग। इसलिए GI टैग के ऊपर आजकल बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा फाइलिंग हो रहा है थ्रू आउट इंडिया। 39 में है विथ रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ IP राइट्स देयर एग्जिस्ट एन स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट नहीं हो सकता। किस चीज़ पे? वो है जोग्राफिकल इंडिकेशन। क्यों नहीं असाइनमेंट? जोग्राफिकल इंडिकेशन वहाँ के लोगों के द्वारा फाइल होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या वहाँ के एसोसिएशन हो। अगर वो किसी इंडिविजुअल के वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए तो जो मेन पर्पज़ है वही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जोग्राफिकल इंडिकेशन में असाइनमेंट वाला चीज़ नहीं है कि आज इसके पास कल उसके पास, नहीं जा सकता ये। अब बाकी जितने भी हैं कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आप बेच सकते हो थ्रू असाइनमेंट, आपके पास अगर है तो ये दूसरे न्यू जो ओनर होंगे उनके पास कैसे जाएगा? थ्रू असाइनमेंट। पर जोग्राफिकल इंडिकेशन में ये चीज़ नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में है विच काइंड ऑफ लीगल प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इन इंडिया। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए क्या है? स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन माने स्टैट्यूट्स माने जो ट्रेडमार्क एक्ट और उसके रूल्स में लिखा गया है उसके थ्रू आप प्रोटेक्ट कर सकते हो डिफरेंट जो प्रोविजंस है उसको। और कॉमन लॉ प्रोटेक्शन है। कॉमन लॉ प्रोटेक्शन में क्या आता है? जैसे पासिंग ऑफ, तो ये सब चीज़ें इंडिया में है, इसलिए बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ इज क्या चीज़ है? एक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी रिलीफ है, कॉमन लॉ रिलीफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ है, हैज़ नो लीगल सपोर्ट, कोई लीगल सपोर्ट नहीं है, क्या चीज़ है? ये कॉमन लॉ कहते हैं। ये सबको जो कॉमनली प्रैक्टिस कर करके थ्रू आउट बहुत सालों में डेवलप हुआ है उसी को कॉमन लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? ट्रेड डिस्क्रिप्शन डज नॉट मीन एनी डिस्क्रिप्शन, स्टेटमेंट और अदर इंडिकेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसका जो आंसर है, आंसर इज सी, एज द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र ऑफ द गुड्स और ऑफ द पर्सन रिसीविंग द सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अल्टरेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999? द अल्टरेशन request must be filed on the prescribed form before the register of the trademark. तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा समझाने लायक, वन लाइनिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में है, कैन ए सर्टिफिकेशन मार्क बी असाइन और ट्रांसफर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999? सर्टिफिकेशन मार्क जो है ट्रांसफरेबल है कि नहीं? येस, बट ओनली ऑन ए रिक्वेस्ट ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड विद द कंसेंट ऑफ द रजिस्टरर। तो इसमें बहुत सारे चीज़ देखा जाएगा, उसके बाद ही होगा। सपोज कीजिए कि जो सर्टिफिकेशन एजेंसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में है, इन एन प्रोसीडिंग बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बाय एन एप्लीकेंट थ्रू ए प्रॉपरली स्टैम्प्ड पावर ऑफ अथॉरिटी। मतलब रजिस्टर के सामने कौन पेश हो सकता है एज एन एजेंट? क्वेश्चन ये है कि कौन पेश हो सकता है एक पावर ऑफ अथॉरिटी जो कि प्रॉपरली स्टैम्प्ड हो। तो इसमें देखिए पहला जो है, एनी इंडिविजुअल विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं पूरा एक्ट में, ठीक है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, उससे कोई मतलब है नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। ए लीगल प्रैक्टिशनर और ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट, जनरली यही दोनों अपीयर होते हैं, या कि ट्रेडमार्क एजेंट अगर आपने एजेंट हायर किया हुआ है तो, या तो कोई भी एडवोकेट होते हैं। और थर्ड है, ए पर्सन इन द सोल एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। कभी कभी ऐसा भी होता था जो कि प्रोप्राइटर हो, उनका मैनेजर हो, तो उनका मैनेजर भी एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत हो सकता है। ही कैन अपीयर एंड ही कैन एड्रेस द रजिस्टरर। सो बी एंड सी आर राइट। डी में है ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एग्जामिनर। एग्जामिनर आपका एप्लीकेशन एग्जामिन करते हैं, तो उनका कोई रोल नहीं होता है इसमें, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर विल बी बी एन सी है आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए आप क्या है, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द असाइनमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ अ ट्रेडमार्क। असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है और कौन सा ये सही है पूछ रहे हैं। इट मस्ट बी बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग विच इज़ ड्यूली स्टैम्प्ड एंड फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब पहले एक लीगल एंटिटी था, उसके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था। सो वो जो पहले का कंपनी है उसी के नाम पे था, वो अब कंपनी सेल आउट हो चुका या कुछ हो चुका या मार्ज हो चुका, अब नया नाम एक हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो नाम नया चेंज होगा वो थ्रू असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट जब होगा तो क्या होगा, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा जहाँ पे एक कंपनी दूसरे कंपनी में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो वहाँ का जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उनको फाइल करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन राइट है। इट कैन ओनली बी डन विद द ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस रिलेटेड टू द ट्रेडमार्क। ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। इट कैन बी डन ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जी नहीं, वेटिंग पीरियड कोई नहीं है, जब चाहे तब आप असाइनमेंट कर सकते हैं।
द ट्रांसफ़र कैन हैपन विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना पड़ेगा, ऑन रिकॉर्ड होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ जाके ट्रेडमार्क रजिस्ट्री एक्सेप्ट करेगी. सो द आंसर विल बी द ए, इट मस्ट बी बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग which is duly stamped and for a lawful consideration. Next question, question number 47 जो है, what is the handling fee charged by the Indian registry by transmitting the Madrid application, ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 में है, एज पर नाइस क्लासिफिकेशन द गुड्स डायपर फॉर बेबीज फॉल्स अंडर विच क्लास. तो ये क्लास 5 है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. और क्लास 5 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 5 में मेडिसिन्स इंक्लूड है. तो जब भी आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे क्लास 5 में, तो उसको बहुत ही बारीकी से देखा जाता है, एग्जामिनर भी देखेगा. और जब कोर्ट में केस होते हैं, ज़्यादातर मेडिकल फार्मास्यूटिकल रिलेटेड ही ट्रेडमार्क के केस होते हैं, तो वहाँ भी देखा जाएगा कि ये सही में इन्फ्रिंजमेंट है या नहीं है. इसलिए क्लास 5 एक तरह से इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट ईयर भी क्लास 5 के अंदर कौन कौन सा चीज़ें आते हैं वो आप देख लीजिएगा. यहाँ पे डायपर्स फॉर बेबीज़ के लिए दिया गया है, तो आंसर विल बी ए, क्लास 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, एज पर द नाइस क्लासिफिकेशन, हम लोग नाइस क्लासिफिकेशन फॉलो अप करते हैं इंडिया में. द गुड्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स फॉल अंडर विच क्लास. तो इसका आंसर है क्लास 7, जिसमें मशीन्स और मशीन्स टूल आते हैं. तो ये एक तरह का रोबोट्स क्या है, मशीन्स है, तो ये क्लास 7 में आएगा. पर 8 में भी देखिए हैंडमेड अगर टूल्स होता है बा कुछ भी, तो वो क्लास 8 में आता है. तो 7 और 8 का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बिफोर determining a trademark as well known, the registrar may invite objection from the general public, which is to be filed within. Answer is A, 30 days from the date of invitation of such objection. कोई भी जैसे एप्लीकेशन फाइल होता है ना वेल नोन ट्रेडमार्क के लिए, इसमें 1 लाख रुपये शायद फ़ी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिकेशन टाइप का होता है. उसके बाद ये रजिस्ट्रार क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी को. तो ये जो टाइम पीरियड है इस 30 डेज़, और ये आपको मिलेगा रूल 124 क्लॉज 4 देख लीजिए अगर आपको और भी पढ़ना है इसके रिलेटेड तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 में है, ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज़ इन्फ्रिंज्ड बाय एनी एडवर्टाइजिंग ऑफ दैट ट्रेडमार्क इफ सच एडवर्टाइजिंग इन्फ्रिंज माना जाएगा. कब माना जाएगा, जब इट टेक्स अनफेयर एडवांटेज ऑफ एंड इज़ कंट्री टू द ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रीज और कमर्शियल मैटर्स, इज़ डेट्रीमेंटल टू इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, इज़ अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ ट्रेडमार्क. कोई भी ट्रेडमार्क का रेपुटेशन अगर हैम्पर हो रहा है, उसका जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है उसको ब्लर किया, डेट्रीमेंट मतलब किया जाता है, जिसमें उस चीज़ से एडवांटेज लिया जा रहा है किसी और का, तो वैसा अगर कोई चीज़ एडवर्टाइजिंग है तो इसको क्या माना जाएगा, इसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा. तो सभी ऑप्शन सही है. इसमें ज़्यादा अगर पढ़ना है आपको सेक्शन 29 क्लॉज 8 पढ़िए, तब आपको समझ में आ जाएगा. 29 तो इन्फ्रिंजमेंट के लिए है, 8 में डायरेक्टली ये चीज़ लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 में है, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट ऑफिस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री फॉर द एप्लीकेंट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली. तो कोई अगर दादर एंड नगर हवेली का है तो उसका एप्रोप्रिएट ऑफिस क्या है, ये आप जब भी पढ़ोगे ना इंडिया का मैप दिमाग में रख के तब पढ़ना, तब आपको कभी भी मिस्टेक होगा ही नहीं. 4 ऑफिसेस हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता. तो इसमें और एक ऑफिस है मुंबई. यहाँ पे 5 एक्चुअली एप्रोप्रिएट ऑफिस है. मुंबई का नहीं दिया गया, मुंबई है, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता. तो आप देखिए कि कौन सा है. कोलकाता पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए आ जाएगा. ये चीज़ दादर एंड नगर हवेली चेंज हो जाएगा. फिर पूछेंगे सिक्किम का कौन सा है या नागालैंड का कौन सा है एप्रोप्रिएट ऑफिस, तो कोलकाता है. अहमदाबाद का है. एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली वाला ऑफिस के बारे में नहीं लिखा गया है. दिल्ली का ऑफिस भी, उसका भी जुरिस्डिक्शन है, जैसे यूपी है, इधर हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये सब दिल्ली में. तो वो आप एक मैप बना के ना उसके हिसाब से इसको दिमाग में बिठा लीजिए, तब आपको कभी भी ये क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा. तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर है सी, अहमदाबाद. अहमदाबाद के बगल में ही है दादर नगर हवेली, जो कि इसीलिए इसको वहाँ पे दिया गया है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53, व्हाट इज़ द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी फॉर फाइलिंग ए ट्रेडमार्क बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका ऑफलाइन है ये, देखिए हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए क्या है, तो ऑफलाइन है तो 10,000, ऑनलाइन होगा तो कितना होगा बताइए, इसमें ऑप्शन ही नहीं, 9,000। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन वाला चीज़ देखिएगा, जैसे 5,000 है ऐसे इंडिविजुअल के लिए फ़ी, अगर ऑनलाइन करते हैं तो 4,500। या ऑनलाइन में कम क्यों है, क्योंकि जो भी ट्रेडमार्क ऑफिस है, पेटेंट ऑफिस है, डिज़ाइन ऑफिस है, वो नहीं चाहते कि लोग उनके ऑफिस में आए, वहाँ पे आके एप्लीकेशन दें। वो चाहते हैं कि सारा काम ऑनलाइन हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो इस मामले में बहुत ही एडवांस है, इंटरनेशनल लेवल के साथ कोप अप करती है इंडिया गवर्नमेंट की जो भी IP ऑफिसेस हैं। तो आप देखिएगा सारा कुछ ऑनलाइन होता है। आज वैसा सुप्रीम कोर्ट में भी ऑप्शन फुल फ्लेजेडली नहीं चलता है जहाँ पे ऑनलाइन हो सारा कुछ, अभी ट्रायल बेसिस पे ही है। कुछ कोर्टों में शायद अभी हुआ है पर उतना नहीं हुआ है, पर इन मामले में IP ऑफिस जो है वो बहुत आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 में मैचेस है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में है। तो जो भी अभी फ़िलहाल 1-2 साल में हुआ है और टॉप 10, उसका तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, टॉप 10 GI, तो वो सब आपको जानना पड़ेगा। GI में इसमें क्या है कि कौन सा चीज़ किसके साथ लिंक है, इसी के है। जैसे आप देखेंगे ना, कांगड़ा टी, जो कांगड़ा टी है, तो यहाँ पे है कांगड़ा, और कांगड़ा क्या है, टी है। ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, क्योंकि तेज़पत्ता है और चाय पत्ता है। कॉर्क ऑरेंज, ये भी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कर्नाटका का है। कच्छ में क्या है, एम्ब्रॉयडरी है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी। ये क्या है, एम्ब्रॉयडरी हाथ से बनाया जाता है, इसलिए हैंडीक्राफ्ट चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, कोयम्बटूर में वेट ग्राइंडर, ये इडली डोसा जो बनाया जाता है ना, उसका एक ग्राइंडर स्पेशली बनाया जाता है वहाँ पे कोयम्बटूर में। तो कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर को GI मिला हुआ है। ये जो पहला है ना, वो सीरियल नंबर है। अगर सीरियल नंबर वाइज देखोगे आप डाउनलोड करके, 17 में है, और एप्लीकेशन नंबर 25 में है, कांगड़ा टी एग्रीकल्चर। इसलिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को, अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं, अगर खोजना चाहते हैं कि कहाँ है, तो आपके लिए ईजी होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है, अप्रोप्रिएट आंसर है D, आप मैचअप कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है, अंडर विच रूल, द ट्रेडमार्क रूल 2017, द रजिस्टर ऑफ द ट्रेडमार्क इशू ए सर्च सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द कॉपीराइट। जैसे कोई कॉपीराइट फाइल होता है जो कि कोई इमेज है, लोगो है, और उसको ट्रेडमार्क के हिसाब से यूज़ हुआ है, तो उस मैटर में क्या होता है कि आपको एक सर्च सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। शायद 9,000 कुछ फ़ी है इसका। तो ये पूछ रहा है कि अंडर किस रूल में, ट्रेडमार्क के किस रूल में है, तो आंसर इज़ 22 में है ये। और वो यहाँ पे जैसे जब आएगा नो ऑब्जेक्शन कुछ भी, तब जाके कॉपीराइट फर्दर इसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन देगा। तो ये सर्च सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है बहुत सारे मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव ट्रेडमार्क। कलेक्टिव ट्रेडमार्क, नाम से ही पता चलना चाहिए कि कलेक्टिव मतलब बहुत सारा चीज़ है, तो कौन सा होगा। ये लोगो यूज बाय ए सिंगल कंपनी, ये कलेक्टिव में आता ही नहीं है। ये सर्टिफिकेशन मार्क, कलेक्टिव मार्क दोनों अलग अलग है। सर्टिफिकेशन मार्क सर्टिफाई करता है, जैसे ISI मार्क है, और कलेक्टिव मार्क एक कलेक्शन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ए मार्क यूज बाय एन एसोसिएशन ऑफ फार्मर, ये बिल्कुल सही है। GI वगैरह में तो ऐसे ही होता है ना, एसोसिएशंस ऑफ फार्मर के बिहाफ पे होता है। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव ट्रेडमार्क है। ये पर्सनल नेम, ये नहीं होगा, तो आंसर इज C। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसी को जनरल नॉलेज भी है थोड़ा सा, वो भी इसको राइटली करेक्ट करेगा। व्हाट डॉज सेक्शन 57 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 प्राइमरली एड्रेस। 57 जो है वो क्या एड्रेस करता है, रेक्टिफाई करने का पावर करता है। किसको, हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार को पावर है कि वो रेक्टिफाई करे। रेक्टिफाई किस चीज़ का, जो भी एप्लीकेशन आया है, अगर कुछ गलत है, इन एरर है, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। आंसर इज C, तो वही 57 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58 में क्या है, 58 में है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। डायरेक्ट सेक्शन से तो हर सेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है। डे बाय डे ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ करते रहते हैं ये लोग, और अभी तो आप अगर नहीं पढ़ोगे सीरियसली तो इसको क्लियर करना मुश्किल है। इसमें 2 नंबर भी नहीं चलता, ये बहुत ही साफ़ सुथरा एग्ज़ाम होता है। तो आप भूल जाओ जो इसमें किसी को पैसा दे के कुछ करके आप कर पाओगे, तो इसमें पढ़ने के सिवाय कोई ऑप्शन है नहीं। आपको अगर ट्रेडमार्क एजेंट बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
और जो बेयर एक्ट मैंने बताया है, बेयर एक्ट बहुत ही ज़रूरी है, दोनों का बेयर एक्ट, जीआई का बेयर एक्ट, ट्रेडमार्क का बेयर एक्ट ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा, या भी लॉ कॉलेज से आप लेके आओगे कहीं पे भी, तो ज़्यादा कॉस्टली है नहीं, मिल जाएगा, 200-300 रुपये का होता है एक किताब, एक बेयर एक्ट। और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आईपी इंडिया के वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हो आप। तो इसमें जो भी मैंने वीडियो बनाया है इसको आप जूम आउट कर सकते हो, जैसे वीडियो को वाइड स्क्रीन में आप ले लोगे, लेने के बाद अगर कुछ चीज़ मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा तो आप उसको जूम कर सकते हो, जैसे जूम करोगे तो वो जूम हो जाता है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे ये फीचर्स है। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 58 में है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट, इट डील्स विद द असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो इस चीज़ पे डील करता है ये असाइनमेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग जो डेट होता है उससे क्या पता चलता है, उससे एक ही चीज़ पता चलता है कि आपने एप्लीकेशन कब फाइल किया है। वो डेट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्रायर यूज़र वहीं से उसको मेज़र किया जाता है, इसलिए प्रायोरिटी डेट वहीं से देखा जाता है। आंसर होगा ए, इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। पेटेंट में बहुत ही वो होता है, इस चीज़ का बहुत ही रेलिवेंसी है, और ट्रेडमार्क में भी इसका बहुत ही रेलिवेंट है जिस डेट को ये फाइल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंटली नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क। रिन्यूअल कब होता है? आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग से होता है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। आप देखिए कि कौन सा ज़रूरी नहीं है, द ट्रेडमार्क मस्ट बी इन यूज़, कोई ज़रूरी है नहीं इसका, या ज़रूरी है द रिन्यूअल एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। प्रेस्क्राइब फॉर्म में ही रिन्यूअल का एप्लीकेशन आप फाइल करोगे और रिक्विजिट फ़ी दे के। और द ट्रेडमार्क मस्ट बी वैलिड एंड सब्सट्रैक्टिंग, हाँ ये वैलिड होना चाहिए तभी आप रिन्यूअल कर पाओगे। तो इसमें जो नॉट रेलिवेंट है वो यूज़ वाला चीज़ है। जैसे आपने आज ट्रेडमार्क फाइल किया, प्रपोज टू बी यूज़ में, आप चाहते थे कि उसको करूं, पर 10 साल हो गया आप कुछ नहीं कर पाओ, माने वो बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं हुआ जिस क्लास के लिए आपने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो आप रिन्यूअल कर सकते हो उसको वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, वेयर द प्रोप्राइटर ऑफ एन अर्लियर registered trademark being aware that his competitor is using an identical trademark ignores this fact for a decade and thereafter decide to oppose the use of the latter। इसमें क्या है कि आपका सिमिलर कोई मार्क यूज़ कर रहा है, आप देख रहे हो उसको कि वो यूज़ कर रहा है, पर आपने उसको इग्नोर किया है, हुआ है, फिर बाद में क्या होगा, किसी ने उसको पैसा लगा के उसका बिज़नेस बहुत ही आगे बढ़ा ले गया, तो आपको लगा कि ये तो मेरा मार्क थे, वो तो ऐसे ही यूज़ कर रहा था, अब मैं इसको रोकना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप रोक पाओगे? तो आप नहीं रोक पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि एक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विसेंस। प्रिंसिपल ऑफ इक्विसेंस क्या करता है, ये एक ऐसा सिचुएशन है वेयर ए पर्सन बाय देयर इनएक्शन और साइलेंस गिव द इम्प्रेशन ऑफ एग्रीइंग टू और एक्सेप्टिंग ए सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर्स इवन इट इन्फ्रिंज अपॉन देयर राइट्स। माने आपका राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है फिर भी आप चुपचाप हो, ठीक है, तो ये साइलेंटली आप उसको अलाउ कर रहे हो। जब आप साइलेंटली अलाउ कर रहे हो तो ये चीज़ होगा नहीं, फिर आप नहीं रोक पाओगे उसको, यही चीज़ का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए क्या है, ए पर्सन में एक्वायर ए राइट ओवर ए ट्रेडमार्क। कैसे राइट एक्वायर करेगा? बाय यूज़ ऑफ द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू ये सही है, बाय रजिस्ट्रेशन ठीक है, बाय असाइनमेंट और ट्रांसमिशन सही है, तो ये सारे सही हैं, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट अंडर रूल 122। अंडर रूल 122 आप सर्टिफाइड कॉपी ट्रेडमार्क में अप्लाई कर सकते हो अगर कुछ चाहिए तो आपको। मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द ट्रेडमार्क बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द प्रेस। तो फॉर्म कौन सा लगेगा ये पूछ रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब मिसलिनियस में आता है, TMM मिसलिनियस में आता है कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो TMM है, उसमें आप फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर एक्ट। कौन सा स्टेटमेंट राइट है बताइए। ए ट्रेडमार्क इज डीम्ड रजिस्टर्ड एज ऑफ द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। ए ट्रेडमार्क इज डीम्ड रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल रजिस्ट्रेशन। आज अगर आप अप्लाई करते हो मे बी 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तो 1 साल के जब बाद मिलेगा तो उस दिन से रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा।
जिस दिन आपने अप्लाई किया है उस दिन से रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। क्यों? जब रिन्यूअल करोगे ना आप, तो फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग दिस एप्लीकेशन वहाँ से काउंट होगा 10 साल, यहाँ से नहीं काउंट होगा जिस दिन आपको मिला है। ठीक है, कभी कभी अपोज हो जाता है तो 3 साल भी लगते हैं एक रजिस्ट्रेशन में, तो ऐसा नहीं है, वो 3 साल पीरियड इंक्लूड है विद इन 10 ईयर्स। इसलिए जिस दिन आप फाइल करते हो ना वहीं से इसको लिया जाता है। Which of the following statement is true as per the Trademark Act? Deemed registered as the date of making the application. Deemed registered, or a trademark is deemed registered on the date of actual registration. तो यहाँ पे आंसर ए होगा, सेकेंड वाला नहीं होगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65, द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू ए प्रोडक्ट नेम तमेंगलोंग ऑरेंज इज एसोसिएटेड विद द स्टेट इन इंडिया। तमेंगलोंग, ये जो ऑरेंज है ना, ये कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश में ऐसा नाम हो ही नहीं सकता, राजस्थान में ऐसा नाम हो ही नहीं सकता। आप दो चीज़ बता, मणिपुर और नागालैंड। आप ये मणिपुर और नागालैंड में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये जो है ना, ये एक जगह का नाम है जो कि मणिपुर में है, तमेंगलोंग। तो वहाँ का जो ये ऑरेंज है ना, उसी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसे दो तो आउट हो गया, फिर नागालैंड मणिपुर में थोड़ा सा वो हो गया, पर जो भी थोड़ा बहुत ये नाम जानते हैं उनको राइट होगा, या आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ये थोड़ा सा है टफ क्वेश्चन। 66, नेम ऑफ ए मूवी सीक्वल सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कैन बी प्रोटेक्टेड एज। क्या करोगे अगर मूवी का नाम है? तो पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये और बताने का ज़रूरत नहीं है। नाम है ना, तो नाम कहाँ पे होगा? नाम होगा ट्रेडमार्क में ही। यहाँ पे कोई थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। कॉपीराइट में वो सारा चीज़ मूवी का उसका जितना भी मेकिंग है, उसका स्क्रिप्ट राइटिंग है, ठीक है, कहानी है, ये सब प्रोटेक्टेड है। पर जो नाम होता है ना, नाम वो ट्रेडमार्क ही होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही हुआ था, तो कम से कम 10 या 15 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल हुआ था, उसमें से रिलायंस ने भी फाइल कर दिया था। वो चाहिए नाम, ट्रेडमार्क। तो अभी तक किसी को दिया नहीं, और शायद ये नहीं देंगे क्योंकि ये आर्मी का राइट्स है इसके ऊपर। तो ये ऑपरेशन सिंदूर शायद किसी को ना देंगे, अभी तो ड्यू है शायद ये एप्लीकेशन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द जीआई एक्ट प्रोटेक्ट ओनली एग्रीकल्चरल गुड्स। ये तो गलत है भाई, खाली एग्रीकल्चर तो हैंडीक्राफ्ट, द जीआई टैग कैन बी ऑब्टेन फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी गलत है, सर्विसेज के लिए नहीं होता है। द जीआई एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज यूज़ ऑफ जीआई। ये सही है, कोई भी अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकता। द जीआई एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये तो जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में क्या है? व्हाट इज़ द होमोनिमियस जियोग्राफिकल इंडिकेशन? इसका मतलब ही होता है मोर देन टू, होमोनिमियस। तो यहाँ पे क्या होगा? ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन दैट शेयर द सेम नेम बट डेजिग्नेटेड डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। जैसे दो रीजन में एक ही चीज़ हो रहा है, ठीक है, एक स्टेट में भी हो सकता है, दो स्टेट में भी, दो रीजन में, एक बड़ा पकड़ लीजिए कि जियोग्राफिकल एरिया है और दोनों में सेम ही चीज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे इसको कहा जाएगा। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 में है, व्हाट इज़ अ करेंटली प्रिस्क्राइब फी फॉर मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ एन अनऑथराइज यूज़र ऑफ जीआई इन इंडिया? तो यहाँ पे आपको कौन सा फ़ी लगेगा? यहाँ पे 10 रुपया होता है, ये 10 रुपीज़ चार्जेस है, क्योंकि ये बहुत ही गरीब लोग होते हैं, इसलिए मिनिमम फ़ी रखा गया है। जैसे कोई सिल्क में काम कर रहा है, तो वो जो एग्रीकल्चरल जैसे होते हैं ना, जैसे किसान, वैसे ही होते हैं उनके भी परिस्थिति। वो लोग घर पे ही उसको वीव करते हैं, बनाते हैं चीज़ों को, जैसे सिल्क को। तो उनके पास उतना पैसा नहीं है कि आपको बहुत पैसा दे। तो ये नॉमिनल फ़ी सिर्फ लेते हैं 10 रुपया, ताकि आपका नाम रजिस्टर्ड हो पाए और आप एज ए रजिस्टर्ड यूज़र उसका फिर आप बेच पाओगे उस नाम के हिसाब से ही अपना प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 70, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या होता है? ए डेवोल्यूशन ऑन द पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन।
जी हाँ, एक इंसान है जिनके नाम पे ट्रेडमार्क था, वो मर गए। अब उनके पिता और उनके बच्चे आ सकते हैं उस ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर पे। तो ये क्या है? ट्रांसमिशन है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो लॉ में पहले एक लीगल एंटिटी था, वो एंटिटी ख़त्म हो गया, दूसरा एक एंटिटी बना, पर उसी के लोग यहाँ पे आए तो सारे जो भी चीज़ यहाँ पे आ गए, तो उस तरह से भी होगा ये, मतलब ट्रांसमिशन होगा, माने एक ऑनर से लेके दूसरे ऑनर के ऊपर ये नाम चला जाता है। एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसफ़र नॉट बीइंग असाइनमेंट, बा कोई भी मोड हो, असाइनमेंट नहीं है, तभी ये होगा। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में क्या है? व्हाट डज सेक्शन 10 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट एड्रेस? 10 में क्या है? लिमिटेशन टू वन और मोर कलर और रजिस्टर्ड विदाउट सच ए लिमिटेशन इन विच केस इट इज़ कंसिडर्ड रजिस्टर्ड फॉर ऑल कलर्स। अगर कलर रजिस्ट्रेशन में है, लिमिटेशन है, मतलब जिस कलर में वो चीज़ फाइल हुआ है ना, वही कलर तक लिमिटेड है। अगर रेड में हुआ है तो रेड में ही है वो वैलिड। ये लिमिटेशन इम्पोज करते हैं जहाँ पे सिमिलर चीज़ होती है। सिमिलर जैसे आपका एग्जामिन हुआ आपका एप्लीकेशन, तो वहाँ पे सिमिलर बहुत सारे मार्क आ गए, पर आपका तब वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपको लिमिटेशन लगा देते हैं कलर पे, तब अलाउ होगा। तो वैसे करके अलाउ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, व्हाट पावर्स डज द रजिस्ट्रार हैव अंडर सेक्शन 59? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 59 में है क्या? तो ऑल्टर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। नेक्स्ट 73 में है, व्हाट फैक्टर इज़ टू बी कंसिडर्ड बाय द रजिस्ट्रार व्हेन डिटरमाइनिंग ए ट्रेडमार्क एज ए वेल नोन ट्रेडमार्क? कौन सा चीज़ चाहिए? नंबर ऑफ़ ईयर्स चाहिए, कितना एग्जिस्ट हुआ था, जोग्राफिकल एरिया ऑफ द ट्रेडमार्क यूज़ चाहिए, ये द लेवल ऑफ प्रमोशन ऑफ द ट्रेडमार्क, ये भी चाहिए, तभी तो वेल नोन होगा ना। आप प्रमोट ही नहीं करोगे, कहीं पे कुछ नहीं दोगे, तब नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ट्रेडमार्क रूल्स केम इनटू फोर्स? ये आपको भाई रटना पड़ेगा। 2017 में तो हुआ था मार्च के महीने में, अप्रैल 6, तो ये रिपीट हो सकता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में है, रूल 10 ऑफ द ट्रेडमार्क वेयर ए फी इज़ पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ए डॉक्यूमेंट एंड वेयर द डॉक्यूमेंट इज़ फाइल विदाउट फ़ी और कोई भी डॉक्यूमेंट आप फाइल कर दो, उसमें फ़ी मत दो, तो क्या होगा? उसको माना जाएगा कि वो चीज़ फाइल ही नहीं हुआ है। ये हर चीज़ में होता है, सिर्फ ट्रेडमार्क में नहीं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी काम करोगे ना आप, जहाँ पे फ़ी नहीं दोगे वहाँ पे वही माना जाएगा कि आपने किया ही नहीं है। इसीलिए अगर फ़ी नहीं दिए हो तो विद इन द टाइम पीरियड आप जाके फ़ी दे दो, उसी दिन से माना जाएगा इसको। 76, हु इज़ ऑथराइज टू सर्टिफाई द कंटेंट्स ऑफ एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन? जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, मैड्रिड के थ्रू फाइल करोगे आप। सपोज़ करो इंडिया में आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, अब आप चाहते हो कि अपना बिजनेस जर्मनी में मैं करूँगा, उस कंट्री में, तो जर्मनी के लिए अपने मैड्रिड प्रोटोकॉल से फाइल किया। तो आपने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाओगे, इंडिया का डॉक्यूमेंट, वो कौन, उसका कंटेंट कौन सर्टिफाई करेगा, कौन माना जाएगा कि ये सही है? काम किसका है बताइए? तो आप रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क का। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई है ही नहीं रूल। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ये नहीं काम कर सकता क्योंकि ये इंटरनेशनली जाएगा। वाइपो ये काम नहीं देखेगा क्योंकि ये काम इंडिया का है। तो कौन करेगा यहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, व्हेन इज एन एप्लीकेंट फॉर ट्रेडमार्क रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए स्टेटमेंट ऑफ यूज़र? यूज़र स्टेटमेंट कब देना है आपको? ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद देना है क्या? बताओ कब देना है आपको? ओनली ड्यूरिंग द ऑपोजिशन प्रोसीडिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अनलेस द ट्रेडमार्क इज़ प्रपोज टू बी यूज। ये बिल्कुल सही है, सी होगा आंसर, क्योंकि अगर प्रपोज टू बी यूज़ है तो यूज़र एफिडेविट नहीं चाहिए। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एफिडेविट देना पड़ेगा, ये तो रूल्स में ही है। एफिडेविट नहीं दोगे तो वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए जब भी आप फाइल करते हो तो अगर कोई यूज़र है उसका तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, तभी तो वो माना जाएगा कि यूज़ है आप उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म के ऊपर है, इशूज़ ए सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया, तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है। वो जो सर्टिफिकेट इशू होता है ना, वो फॉर्म RG2 नाम से जाना जाता है। ठीक है, फॉर्म RG2। और ये अगर आप देखना चाहते हो कि कहाँ है, तो सेक्शंस एंड रूल्स मैंने मेंशन किया हुआ है। 23(2) और रूल्स 56(1) में है, आप देख सकते हो, फर्दर पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
Under Rule 68, the Trademark Rules 2017, the registrar is required to enter international trademark details into a record known as, उस record को क्या कहते हैं? The record of particulars of international registration. AC. Next, 80 में क्या है? As per Rule 50, what happens if an adjourned date, the applicant neither appear for the scheduled hearing in the opposition proceeding nor file any adjournment request or written argument. तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि आपको बुलाया गया है हियरिंग के लिए, आप खुद अपियर नहीं हुए, एडजॉर्नमेंट भी नहीं सीख किए, तो उसमें क्या माना जाएगा कि ये एप्लीकेशन को आपने छोड़ दिया, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो एप्लीकेशन में बी ट्रीटेड एज अबैंडन। तो ये राइट आंसर है इसका। 81 में है, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड for the registration of a trademark which falsely suggests a connection with any person whose death took place on 20 December 2024, the registrar में इस चीज़ को समझने के लिए आपको सेक्शन 11 और क्लॉज 14 पढ़ना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फर्निश हिम विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन। अगर वो कोई पर्सन के साथ है रिलेशन, तो उनके जो लीगल हेयर्स हैं, जो भी बच्चे बच्चियां हैं, सन एंड डॉटर हैं, उनसे लीगल कंसेंट लाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, तभी ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगा। 82 में क्या है? अच्छा ये था ना, ओके। 82 में है, इफ़ एन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन डेजिग्नेटिंग इंडिया इज़ रिसीव्ड थ्रू द मेरिट सिस्टम इज़ ए कलेक्टिव और सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, व्हाट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ। द रेगुलेशन गवर्निंग द यूज़ ऑफ द मार्क, यही चाहिए, ये चीज़ देना पड़ेगा अगर सर्टिफिकेशन और कलेक्टिव मार्क है तो। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज 83, व्हाट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर सबमिटिंग ए 3 डायमेंशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। 3 डायमेंशनल के लिए क्या चाहिए? जैसे साउंड मार्क के लिए क्या चाहिए, उसमें MP3 फॉर्मेट में आपका वो साउंड देना पड़ता है, तो इसमें 3 डायमेंशनल के लिए क्या चाहिए बताइए? सिंगल व्यू बोल ही रहा है पहले, जो 3 डायमेंशन, फिर पहला जो ऑप्शन है वो सिंगल व्यू है, उसको तो क्रॉस लगा दीजिए, होगा ही नहीं, सिंगल व्यू कैसे होगा? 3 डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द ट्रेडमार्क, ये सही है। वेयर द रजिस्टर्ड कंसिडर दैट द रिप्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट डज नॉट सफिशिएंटली शो द पर्टिकुलर्स ऑफ द 3 डायमेंशन ट्रेडमार्क, ही मे कॉल अपॉन द एप्लीकेंट टू फर्निश अप to 5 further different views of the trademark and a description by words of the trademark. अगर उनको लगता है तो 3 डायमेंशनल व्यू सफिशिएंट नहीं है, तो आपको जाके सारा कुछ लिख के देना पड़ेगा और 5 व्यू उसका देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इफ़ एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन इज रिसीव्ड विदाउट ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स इन फॉर्म MM2, व्हाट विल द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वाइपो डू। इन केस में क्या किया जाता है? एक इरेगुलरिटी नोटिफिकेशन आपको जारी होता है वाइपो से, इरेगुलरिटी नोटिस। अगर कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल नहीं किया तब, तो विद इन ए पीरियड आपको ये फाइल करना होता है। नेक्स्ट 85 में हुए, व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड इफ एप्लीकेंट क्लेम्स कलर एज ए डिस्टिंक्टिव फीचर्स इन द मार्क अप्लाइड अंडर द मैड्रिड प्रोटोकॉल बिफोर द ऑफिस ऑफ ओरिजिन। तो कलर के बारे में अगर आप स्पेसिफिक हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स में लिखना पड़ेगा ऑफ द कलर और कम्बिनेशन ऑफ कलर, कि आपके इसमें कितने कलर हैं, कौन कौन से कलर हैं, कैसे हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको देना पड़ेगा। जैसे इंडिया में फाइल हुआ तो इंडिया में ही आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 86 में है, रूल 21 के ऊपर है, ऑफ द रेगुलेशन अंडर द मैड्रिड प्रोटोकॉल कंसर्न विथ। रूल 21 में क्या है? मैड्रिड प्रोटोकॉल कंसर्न द रिप्लेसमेंट ऑफ ए नेशनल और रीजनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन विथ एन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। तो नेशनल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेंज हो जाएगा इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन में। 87 में है, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 व्हाट डज द टर्म गुड्स रेफर टू। गुड्स अगर कहा जाए तो क्या चीज़ है? एनीथिंग विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रेड और मैन्युफैक्चरर, उसी को गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज 88 में क्या है? 88 में है, इन विच सिनेरियो कैन ए ट्रेडमार्क कंटेनिंग ए जोग्राफिकल ओरिजिन बी रजिस्टर्ड।
इफ़ इट हैज़ एक्वायर्ड ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, कोई भी जोग्राफिकल रीजन में कोई भी प्रोडक्ट हो, गुड्स हो, एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर मिल चुका है उसको, तो उसको क्या कहेंगे, एज ए रिज़ल्ट ऑफ यूज़, लोग यूज़ करते हैं उसको, अब अगर मिल चुका है तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे जीआई दिया जा सकता है। इट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंटरनेशनली इफ़ इट इज़ कॉमनली यूज इन ट्रेन, इफ़ इट इज़ द नेम ऑफ ए वेल नोन रीजन। वेल नोन रीजन के लिए आपको वेल नोन गुड्स नहीं मिलेगा, इसका वही है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, हट के होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ऐसा जो और कहीं नहीं है, चाहे फ्लेवर हो कोई भी फूड का, कोई हैंडीक्राफ्ट हो या हैंडलूम का प्रोडक्ट हो। 90 है 89 में है, which of the following acts is not considered as an infringement of a registered trademark? Using the trademark for advertising provided it is honest and fair। कोई भी ट्रेडमार्क को आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनेस्ट और फेयर होना चाहिए। और एक चीज़ है, जैसे कोई भी ट्रेडमार्क को आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, बाकी सब नहीं होगा, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 90 में है, द ट्रेडमार्क एक्ट द टर्म परमिटेड यूज़ रेफर टू। परमिटेड यूज़ का मतलब क्या है, यूज़ ऑफ ए ट्रेडमार्क बाय रजिस्टर्ड यूज़र अंडर स्पेसिफिक कंडीशन सेट बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, यूज़ कर सकते हो आप कुछ कंडीशन से, तो इसी को करते हैं परमिटेड यूज़। जैसे अपने ट्रेडमार्क को थ्रू लाइसेंस किसी को दे दिया यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। नेक्स्ट इज़ 91 में देखिए क्या है, What is required for the assignment of a trademark without goodwill under Section 42 of the Trademark Act 1999? उस सिचुएशन में क्या होगा, The assignment must be advertised and registrar approval obtained। तो इन केस में रजिस्टर का अप्रूवल चाहिए और ये चीज़ एडवर्टाइज होना चाहिए। 92 में है Section 25 GI prohibit regarding geographical indication registration of GI as a trademark। कोई भी GI है ना तो उसको ट्रेडमार्क नहीं किया जा सकता, इसमें प्रोहिबिशन है। 93 में है, which section of GI of goods outline the requirements for an application to registered as an authorized user? आंसर इज़ बी। ये डायरेक्ट सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। 94, व्हाट इज़ रजिस्ट्रार डिस्क्रिशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स अंडर सेक्शन 15 ऑफ द GI? द रजिस्टर कैन परमिट करेक्शन ऑफ एरर एंड अमेंडमेंट्स एनी टाइम इवन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन। कुछ भी एरर है या अमेंडमेंट चाहिए तो वहाँ पे अलाउ किया जा सकता है। 95 में है प्रोहिबिशन सेक्शन 21 GI का, इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग फॉर अनरजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका प्रोहिबिशन है अंडर 21 में। 96 में है अंडर सेक्शन 26, व्हाट प्रोटेक्शन इज़ ग्रांटेड टू ट्रेडमार्क containing geographical indication? Its validity cannot be challenged based on GI registration if it was registered in good faith before the commencement of the act। अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है और GI बाद में हुआ, तब इन केस में क्या होगा, तो उसी के रिलेटेड है क्वेश्चन। सेक्शन 26 97 में है, व्हाट इज़ द डेडलाइन फॉर रेस्पॉन्डिंग to deficiencies under Rule 31 raised by the Register of GI of Goods? 1 month from the date of receipt of notice from the registrar। ये है Rule 31 में। नेक्स्ट इज़ 98 में क्या है, हु कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ GI कौन अप्लाई कर सकता है? एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ प्रोड्यूसर्स रिप्रेजेंटेटिंग इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। कंपनी इंडिविजुअल नहीं कर सकता ये सब में, GI में हमेशा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यही सब आगे आते हैं, ये तो कॉमन नॉलेज की बात है ये। 99,
What happens when a GI application contains goods from multiple classes but only one application fee is paid? इन सिचुएशन में क्या होगा? The applicant must amend the application in order to restrict the good to a single class. उस सिचुएशन में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा थ्रू अमेंडमेंट। लास्ट क्वेश्चन 100 में है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट GI। तो इसमें जो है पहला जो है द particulars relating to the registration of GI shall be incorporated and form part A of the register, सही है। The particulars relating to the registration of the authorized user shall be incorporated and form part of part B of the register, ये दोनों सही है। The particulars relating to the registration of the geographical indication and authorization user shall find place simultaneously in the same part of the register, ये गलत है। अलग अलग चीज़ है, एक रजिस्ट्रेशन का है कि यूज़र का है, तो पार्ट ए और पार्ट बी इसलिए बनाया गया है। तो ये सिंपल रीडिंग से भी आपको पता चल जाएगा, ए बी राइट है, तो बोथ ए एंड बी, आंसर होगा डी। तो यहाँ ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जानना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।